इन तमाम बहरानों ने जो जन्म लिया है वो अदालती अहकामात के नतीजे में लिया है। और अदालत की एक सियासी पार्टी के मामलात की तरफ से और उनकी अदालत का एक झुकाव जो एक सियासी जमात की तरफ देखा जा सकता है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है या जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो निज़ाम अदल को बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी की फैसिलिटेशन और सहूलतकारी करने के लिए दाव पे लगा दिया गया है। ये बात सियासी पार्टियां करती तो शायद समझा जाता कि इनकी आपस की मुखालफत है, इनकी आपस की तकसीम है, और सियासी जमातें दूसरी सियासी जमात जिसके साथ मुखालफत है उस वजह से ये बातें कर रहे हैं। मगर ये बातें अब सियासी जमातें नहीं कर रही, ये बातें जजेस की तरफ से की जा रही हैं। और ये सिविल जज या सेशन जज के लेवल पे ये बातें नहीं आ रही, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की तरफ से बातें की जा रही हैं। और ये अमर बड़ा अफसोसनाक है कि तकसीम इस हद तक है कि अभी तक इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद एक फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं कॉल हो सकी। चाहिए तो ये था कि एक फुल कोर्ट की मीटिंग कॉल होती, कौम को एक पैगाम दिया जाता कि पूरी सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद है, किसी किस्म की तकसीम नहीं है, आपस में हमांगी है और कानूनी और आइनी मामलात के ऊपर इख्तलाफ राय नहीं पाया जाता, तो ये भाम दूर हो जाता। मगर अब तक वो जो 4-3 और 3-2 की डिबेट है, कौम उससे नहीं निकल पाई। और स्पेशली कल जब जस्टिस अतहर मिनल्ला, जिनके बारे में इमरान खान साहब फरमाते हैं कि इनका हर फैसला बहुत अच्छा फैसला होता है, इनके हर फैसले को मानना चाहिए, और उनकी तारीफ करते नहीं थकते। और उनके क्लिप्स आप सोशल मीडिया पे देख लें, इमरान खान साहब के क्या तासरात हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला के बारे में, और उनकी ईमानदारी की, उनकी फ़र्शनासी की वो गवाहियाँ देते रहे हैं। तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो अक्रॉस द बोर्ड लोग उनकी इज्जत तकरीम करते हैं। कल जब उनका इख्तलाफी नोट आया तो मैं ये भी समझता हूँ अपनी दानिश में कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बहुत सारे सवाल उठाए हैं, और जो बड़े अहम और बड़े गौर तलब सवालात हैं। सबसे पहली बात इसमें यह है कि क्या जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने आप को 5 रुकनी बेंच से अलहदा किया था कि नहीं किया था? जो 7 रुकनी बेंच से शुरू हुआ उससे अलहदा किया कि नहीं किया? वो ये कहते हैं कि ना मैंने अपने आप को बेंच से अलहदा किया, ना मैंने केस सुनने से माजरत की। अब लगता यह है कि क्योंकि वो 4-3 का फैसला लग रहा था जिस तरफ बात जा रही है, तो अतहर मिनल्ला साहब को उस बेंच से आउट रखा गया। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत बड़ी चार्जशीट है जो कानूनी माहिरीन हैं इस पर अपनी राय दे रहे हैं कि जस्टिस अतहर मिनल्ला को उस बेंच से अलहदा किया गया बगैर किसी वजह के। बेंच एक दफ़ा कॉन्स्टिट्यूट हो जाए तो उसकी एक ही सूरत है कि या जज माजरत कर ले या कोई नया बेंच तश्कील दिया जाए। जब तक वो बेंच चलता रहेगा आप किसी जज को उससे डिसएसोसिएट नहीं कर सकते जब तक वो कानूनी लैंग्वेज में खुद रिक्यूज ना करे। अब ये बड़ी अजीब बात है कि उनको इस बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। अब उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं आर्टिकल 184(3) के हवाले से कि सुओ मोटो या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कब एक्सरसाइज हो सकती है। वो तब हो सकती है, ये मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए है, ये पिसे हुए तबकों के लिए है, ये उन तबकात के लिए है जिनका माशरे में इस्तेसाल हो रहा हो। ये उनको बचाने के लिए आइन में एक प्रोटेक्शन रखी गई थी, आइन में उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था कि कोई गरीब आबादी है, कोई एक ऐसी अक़लियत है जिसको अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करे। मगर अफसोस की बात यह है कि ये जुरिस्डिक्शन सुओ मोटो की आर्टिकल 184(3) की
इस्तेमाल की जाती है ताकतवर लोगों के लिए, सियासी मामलात में मुदाखलत के लिए। देखिए, जुडिशल एक्टिविज्म इस मुल्क में शुरू हुआ लॉयर्स मूवमेंट के नतीजे में, एक अच्छी चीज थी, मगर यह जुडिशल एक्टिविज्म अब जुडिशल इंटरफेरेंस में तब्दील हो चुका है। यानी अब बाकायदा पार्लियामान के मामलात में, सियासी पार्टियों के मामलात में अदालती मुदाखलत की जो टर्म है वो आ गई है। और कल असद मिनल्लाह साहब ने ये कहा कि पॉलिटिशियंस इन जुडिशल रोब्स, यानी वो जो गाउन एक पहनते हैं जज साहबान, वो जज का होना चाहिए, उस गाउन के नीचे कोई सियासतदान नहीं होना चाहिए। और सियासी इख्तलाफात, सियासी तनाज़े, उसमें कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उस असेंबली के डिसोल्यूशन का भी जिक्र किया। देखिए, ये एक बहुत बड़ी एक साजिश हुई है इस मुल्क में, जिसके तहत पहले कौमी असेंबली को कैसे तोड़ा गया कि जब के तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी, आइन कहता है कि तहरीक अदम एतमाद के होते हुए असेंबली को नहीं तोड़ा जा सकता, डिप्टी स्पीकर ने गैर आइनी फेल किया। अब उसके बाद 63A जो ये वाजे करता है कि कोई भी ऐसा रुकने असेंबली जो अपनी पार्टी के सरबराह की मंशा के खिलाफ वोट डालेगा वो डी-सीट होगा। कहीं आइन में यह बात दर्ज नहीं है कि उसका वोट गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। आइन ने एक सजा तजवीज कर दी, सजा बता दी कि ये वोट डालना, अगर आप वोट डालेंगे पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ तो फिर आप अपनी सीट से हाथ धो बैठेंगे। ये नहीं लिखा हुआ कि आपका वोट गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। ये कैसा गुनाह है कि ये गुनाह सरजद भी ना हो और उस गुनाह की सजा भी दे दी जाए, क्योंकि एक तासुर ये है कि एक सियासी जमात को इसका फायदा पहुंचाना मकसूद था। अब 63A में बड़ा क्लियर है, जितने भी खत लिखे गए कौमी और सूबाई असेंबली के मुनहरिफ अराकीन को, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से लिखे गए। ऑन रिकॉर्ड में ये बात कर रहा हूं, मुझे गलत साबित कर दें। असद उमर ने वो खत लिखे। मुझे बता देना कि पंजाब की पार्लियामानी पार्टी का इजलास कब बुलाया गया या शो कॉज कब इशू किया है पार्लियामानी पार्टी के हेड ने या पार्लियामानी पार्टी ने। ये इमरान खान की सहूलतकारी हुई कि उसको इतना लाडला है, चले उसकी चोरी चकारी पे कोर्टों का एक नरम व्यू है कि तोशाखाना का ट्रायल नहीं चलता, उसकी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पे एक नरम व्यू है कि कोई बात नहीं, ये फौज के इदारे को बुरा भला कहता है, कैंपेनें चलाता है, चले ठीक है, आपका एक नरम व्यू अदलिया का मान लिया। अदालतें एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके हवाले से रखती हैं और उसकी सहूलतकारी जारी है, वो चोरी करे चकारी करे, मगर कम अज कम उसके लाड में, उसके प्यार में आइन को दोबारा तो नहीं लिखना था। अपने हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि वो लाडला जरूर होगा कि उसकी चोरी डकैती, उसके मामलात को आप पसे पर्दा डाल दें, मगर इतना लाडला तो नहीं था कि एक मुकद्दस किताब है आइन की, उसको इस लाडले की खातिर आपने दोबारा असर नौ लिखा ताकि उसकी पंजाब में हुकूमत कायम हो सके। और हमने होते देखा, ये कोई बफरूजे की बात नहीं है। आपने कहा कि पार्लियामानी पार्टी का हेड जो है वो फैसला करेगा, उसकी भी हिदायत नहीं। आपने हमारे लोगों को डी-सीट भी किया और उनके वोट भी गिनती में शुमार नहीं किए। बता दें आइन में कहां लिखा है कि वोट गिनती में शुमार नहीं होंगे। ये इतना बड़ा जुल्म है, ये इतनी बड़ी ज्यादती है कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। ये एक, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर था और वो 4 अप्रैल को आपने देखा कि उसी दिन अदालत ने ये ऑर्डर भी दिया, तो जब ये तारीख लिखी जाएगी और स्याह बाब लिखे जाएंगे अदलिया के किरदार के, उसमें ये आइन को असर नौ लिखना भी लिखा जाएगा। और इस पे बात नहीं रुकी। फिर जब चौधरी शुजात साहब की चिट्ठी आती है और वो बतौर पार्टी हेड अपने अराकीन को कहते हैं कि आप लोगों ने हमजा शहबाज को वोट डालना है, तो आइन दोबारा लिखा जाता है और कहा जाता है नहीं, ये पार्लियामानी पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी हेड डिक्टेटर होता है। अगर पार्टी हेड डिक्टेटर होता है तो फिर लोग ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस क्या होता है।
रूल्स ये कहते हैं कि ही इज वन अमंग इक्वल्स, यानी वो बहुत सारे लोगों में बराबरी की सतह में एक शख्स है। सीनियोरिटी की वजह से उसको चीफ जस्टिस का ओहदा दिया जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो मादर पिदर आजाद है कि मर्जी के बेंचेस बनाए, किसी से मशवरा ना करे, कोर्ट को तकसीम करें और आइन को असर नौ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सहूलतकारी में लिखें। यह मुमकिन नहीं है। आइन को 2 दफा आपने रीराइट कर दिया और पंजाब में हुकूमत बना दी। आज जो इलेक्शन पे आप फैसला कर रहे हैं और एक तरफा फैसला कर रहे हैं, इलेक्शन से हम अल्लाह का शुक्र है ना भागने वाले थे ना भागेंगे। हमारी तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुडिया में इतना बड़ा जलसा कर लेती हैं जो हम मीनार पाकिस्तान में नहीं कर पाए थे, और हमारा अवामी राब्ता मुहिम भी जारी है, तंजीम के हवाले से भी मामला जारी हैं। तो इलेक्शन की तो नौबत ही ना आती है। असेंबली तोड़ने की नौबत तो तब आई जब तहरीक इंसाफ को यह हुकूमत दी गई। और मुझे यह लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ साजबाज ऐसी है कि जिद है कि अपने होते हुए इलेक्शन करवाने। भाई क्यों? पहले 63A आप दोबारा लिखते हैं, आइन की तशरीह गलत करके आइन को असर नौ लिखा जाता है, पीटीआई की हुकूमत कायम की जाती है, उनको हुकूमत तोड़ने का मौका दिया जाता है। हुकूमत तोड़ने के बाद उनकी मर्जी की डेट पे इलेक्शन के ऑर्डर पास किए जाते हैं। जज पे जज कह रहा है कि सर आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, हाई कोर्ट को फैसला करने दें, आप गलत कर रहे हैं। एक के बाद एक जज बेंच से उठता गया, मगर 3 रुकनी बेंच जिद पे अड़ा था कि हमने इमरान खान की मर्जी की इलेक्शन की डेट देनी है। तो ये कोई एक वाकया नहीं है, ये पूरी फहरिस्त है एक वाकयात की कि किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी की सहूलतकारी की गई और एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए आइन को तब्दील करके और आइन को तब्दील करने के बाद एक जुडिशल ऑर्डर उसके हक में दिए गए। तो मेरा तो ये मुतालबा है बड़ा क्लियर कि इन सारे मामलात को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फिलफौर मुस्तफी हो जाना चाहिए। ये आवाज मेरी आवाज नहीं है, इस आवाज में पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी शामिल है, पाकिस्तान के वकला शामिल हैं, और कल के अथर मिनल्लाह के ऑर्डर के बाद जिससे बात करो वो ये कहता है कि ये आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, एक लाडले को फायदा देने के लिए उसके हक में जो फैसले किए गए हैं, अब गुंजाइश नहीं बनती कि जब आपके अपने जजेज आवाज उठा के तहरीरी हुक्मनामों के जरिए ये कह रहे हैं कि आपने गलत किया है, आपका ये इख्तियार नहीं था और आपने बाकी जजेस को ऑन बोर्ड नहीं लिया इसके अंदर, तो ये तकसीम आप चाहते तो खत्म कर देते, फुल कोर्ट की तश्कील कर देते, आज ये बहरान पैदा ही ना होता। आपने बाकी जज साहबान को इस काबिल ही नहीं समझा कि उनको अपने साथ बिठाया जाए। तो ये तो कल एक आम शहरी की तरफ से रेफरेंस भी दायर किया गया है चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जुडिशल मिसकॉन्डक्ट का। जजेस का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है बड़ा क्लियर है कि जज जो है वो जानिबदार नहीं होगा, जज जो है वो गैर मुनसिफाना फैसले नहीं करेगा, जज का किसी एक सियासी जमात की तरफ झुकाव नजर नहीं आना चाहिए, जज को इन सारी चीजों से मुबारा होना चाहिए। जब आप अपने जजेस को साथ से हटा देंगे बेंच से और आइन और कानून के मुनाफी फैसले कर देंगे, तो फिर तो देखिए अब ये सारी बात खुल के सामने आ गई है जुडिशल ऑर्डर्स के जरिए। तो आपको क्यों मुस्ताफी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कल वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहबा ने मुतालबा किया, मैं इस मुतालबे को दोहराना चाहता हूं, ये अवाम की आवाज है कि आप मुस्ताफी हो। और जो कल रेफरेंस किसी ने दायर किया है, मज़ाहिर अली अकबर नकवी का आज तक रेफरेंस नहीं लगा, आपने फिर काजी फायजीसा के ऑर्डर की नफी करने वाले 6 मेंबर बेंच में उनको बिठाया, ये मैसेज देने के लिए कि ये करप्ट है, इसके बच्चे इसके फ्रंटमैन है, एक इसने जो लाहौर में घर 40 करोड़ का 10 करोड़ में खरीदा है, अरबों की इसकी बेनामी प्रॉपर्टी है, मगर क्योंकि ये मेरी ग्रुपिंग में शामिल है मैं इसको साथ बिठाऊंगा। ये भी मिसकॉन्डक्ट है कि आपने उसको 6 रुकनी बेंच में शामिल किया बावजूद इस बात के कि करप्शन के इल्जामात लगे हुए हैं, करप्शन के सबूत आ गए हैं। एक नहीं 6 रेफरेंसेस बार काउंसिल्स की तरफ से, शहरियों की तरफ से, मियां दाऊद नामी एक वकील है उसकी तरफ से, वो पेंडिंग है, उसको टेकअप ही नहीं किया जा रहा। हमारे केसेस लगते हैं लाइटनिंग स्पीड से, यूं जिसमें हमें सजा देनी हो, जिसमें हमें दीवार के साथ लगाना हो, वो घंटों में केसेस डिसाइड होते हैं। मगर जब अपनी बारी आती है, अपने साथ बिठाए हुए लोगों की बारी आती है, तो 6 महीने वो केस लगता ही नहीं है, क्योंकि सहूलतकारी है, साजबाज है, मिली भगत है। कहां गई वो ऑडियो मज़ाहिर नकवी की
जिसमें वो बात कर रहे हैं परवेज इलाही साहब से? कहां गया वो मोहम्मद खान भट्टी का बयान जिसमें वो बार बार कह रहा है कि इसके बच्चे फ्रंटमैन हैं, हम इनको पैसे भी देते रहे हैं, इनके काम भी करते रहे हैं और इन रिटर्न वो हमारे हक में फैसले करवाते रहे हैं? इसका कोई जवाब है या ये रेफरेंस नहीं लगेंगे? मुल्क की जुडिशल तारीख में लोग ये कह रहे हैं और ये तासुर भी है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा इतना मुतनाज़ा कभी नहीं हुआ जितना अब हो गया है। और यही वो जो पार्टी हेड को डिक्टेटर कहा था, वही फर्द वाहिद जो वन मैन शो, मैं तो नहीं कह रहा, वन मैन शो एक जुडिशल ऑर्डर में मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है कि वन मैन शो है। वन मैन शो का क्या मतलब है कि एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट है, एक सोच जो है वो इज्तिमाइयत पे मबनी नहीं है, इनफरादियत पे मबनी है, और इनफरादियत जुड़ी है अपने मफाद से और एक सियासी जमात के मफादात से। क्या ये जायज है? क्या ये आइन के ताबे है, कानून के ताबे है? ये बात ये नहीं है। एक लाडले की सहूलतकारी में उसके तमाम गुनाह माफ किए, चले मान लिया, बोझल दिल से मान लिया, उसके लिए आइन दोबारा लिख दिया, उसको तहफ्फुज करने वाले जजेस के खिलाफ रेफरेंस फिक्स नहीं होते हैं। एक के बाद एक जुडिशल ऑर्डर आपके खिलाफ, एक चार्ज शीट आ रही है, ये चार्ज शीट है जो आपके ब्रदर जजेस आपके बारे में लिख रहे हैं, और ये मामला प्रोसीजर का है कि 184(3) का एक्साइज होनी थी गुलाम महमूद डोगर के केस में बुला के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खड़ा कर दें। ये इसी तरह के बकरी चोरी का मुकदमा कर दें किसी सियासतदान पे और उसमें उस पर और चोरियां डाल दें। मुकदमा गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर का है, 2 जज कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, हमारा ख्याल है। तो भाई मामला कुछ और है, बात कुछ और आप कर रहे हैं। आजकल तो चले रोजा लग जाता है, लोग कहते हैं कि रोजा लग जाता है लोगों का, उसने तो तब तो रोजे भी नहीं थे। तो ये मामलात बड़े संगीन है, आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा बाकी मामलात को आगे चलाने के लिए, वरना आपके किस हुक्म को कौन मानेगा और क्यों मानेगा? जब इतने सवालिया निशान आप लगा देंगे अपने इदारे के ऊपर। हमें इस इदारे का एहतराम है, उसकी साख मुतासर हो रही है, हम दुखी हैं। उस इदारे को बचाइए, उसकी साख को बचाइए, अदल के निज़ाम को बचाइए, सहूलतकारी बंद करें एक लाडले की, और अपने साथ बैठे एक शख्स जिसके खिलाफ रेफरेंस आ चुका उसको लगाएं। किसी शहरी ने बड़ी हिम्मत की जिसने आपके खिलाफ रेफरेंस दे दिया मिसकॉन्डक्ट का, वो भी फिक्स जरूर हो, मगर इसका तो पहले साजबाज लें कि इसने क्या करप्शन की है और ये ट्रक क्या था और वो ऑडियोस क्या थी। कोई तहकीकात नहीं हुई, सिर्फ ग्रुपिंग की वजह से उसको साथ बिठा के एक ऑर्डर को उड़ा के मार दिया। इसका मतलब कि आपका पहले सर्कुलर गलत था, आपने गलत सर्कुलर जारी किया था, आपको जुडिशल ऑर्डर पास करके उसको जस्टिफाई करना पड़ा, और 6 जज जो आपने अपनी मर्जी से बिठाए उस पर मैं आप क्या कहूं, और वो क्यों बिठाया और 5 मिनट में उसको क्यों उड़ाया? क्योंकि आप अपनी ग्रुपिंग को तकवीत देना चाहते थे, जिससे इदारे की साख मजीद मुतासर हुई है। तो इसलिए इस्तीफे का मुतालबा है, और ये सहूलतकारी अगर बंद नहीं होगी तो फिर हमें भी अपना इकलाए अमल का ऐलान करना चाहिए। नहीं आ सकती जी, लेकिन जो कुछ हमने सुप्रीम कोर्ट में कौमी असेंबली के अंदर देखा, क्या वो सब कुछ आईनी था? देखिए, हम तो बड़ा क्लियर है इस मामले में। आर्टिकल 209 भी मौजूद है ना, जिसके तहत रेफरेंस दायर हो सकता है। अब जज के कॉन्डक्ट की तो असेंबली में बात हुई, जो करारदाद मंजूर की गई है वो उन जजेस का 4-3 के फैसले पे एक बहस छेड़ी गई है कि फैसला 4-3 का अनाउंस 3-2 का होता है, और उसके बाद जो मामलात चले हैं तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो जुडिशल ऑर्डर्स हैं। मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर है, याया अफरीदी साहब का ऑर्डर है, जमाल खान मंदोखेल साहब का ऑर्डर है, अथर मिनल्ला साहब का ऑर्डर है। तो ये 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऑर्डर हैं जिस पे ये सारी बहस मबनी है। ये अगर शायद ऑर्डर ना होते तो ये पार्लियामेंट में बहस ना हो रही होती, क्योंकि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो ये सारी बहस उन जुडिशल ऑर्डर्स की मौजूदगी में जो है वो हो रही है। वो एक मौलाना जफर अली खान साहब का शेर है कि हैं अजब रविश की अदालतें और निराले ही ढब के हैं फैसले, ना नज़ीर है ना वकील है ना अपील है। अच्छा अता साहब ये बताइएगा कि जो सूरत हाल इस वक्त है, डेडलॉक पैदा हो गया पंजाब के अंदर भी, और 14 मई तारीख दे दी गई है इलेक्शन की। तो अब इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत पैसे देगी और पंजाब हुकूमत के साथ चलेगी, या इलेक्शन अब 8 अक्टूबर को ही होंगे? देखिए, बात ये है, इस मुल्क में अलहदा इलेक्शंस की गुंजाइश है नहीं, इसीलिए तारीख में कभी भी अलहदा इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट्स का एक कॉन्सेप्ट है
वो केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को कोई फ़ायदा ना हो उसकी हुकूमत की वजह से, वो चाहे वफाक में हो चाहे सूबे में हो। अब जब हमारी वफाक में हुकूमत है या किसी हमारी आ जाती है, किसी की भी आती है पंजाब में, तो क्या पंजाब वाली गवर्नमेंट जो 55% आपकी आबादी का है वो सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली के इलेक्शनों पे असरअंदाज नहीं होंगे? क्या शफाफ साफ इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मुमकिन हो सकेंगे एक इलेक्शन पहले कराने से? और अब्बास साहब मुझे ये बताएं, पंजाब ही क्यों, खैबर पख्तूनख्वा नजर नहीं आया था? यानी जब फैसला देने पे आए तो पंजाब में इलेक्शन का फैसला दे दिया। ये अगर दोनों इलेक्शन इकट्ठे का ऑर्डर दे देते ना, एक अभाम थोड़ा पैदा हो जाता है कि शायद ये सहूलतकारी और मिली भगत नहीं है। पंजाब का इलेक्शन अनाउंस करके कोर्ट ने ये बता दिया है कि वो तरीके इंसाफ की बी टीम है। देखिए, एक तो कल जो शंबे नामी एक दहशत गर्द बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ जो बहुत सारी कार्रवाई में मुलव्वस था, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की काविशों को सराहा गया और मैं समझता हूँ कि वो उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि एक सियासी जमात हमारी एक प्रीमियर एजेंसी पे जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है, जिसके अभी पीछे एक ब्रिगेडियर साहब शहीद हुए हैं वाना वजीरिस्तान में, ब्रिगेडियर बरकी, आए रोज़ ISI के अफसरान और जवानों की शहादतें होती हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान। एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। और देखिए, सियासी मफाद के लिए एक एजेंसी के हेड को या इस तरह बुरा भला कहना, मैं समझता हूँ ये जायज़ नहीं है। दूसरी बात जो है, कल एलामिया आ गया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का, जो बात आपने की वो उससे अलहदा है कि सेक्रेटरी डिफेंस ने जो सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग दी है या लेटर जमा कराया है, या उससे पहले सेक्रेटरी डिफेंस ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सारी बात की है, उन्होंने बताया कि कितने ऑपरेशन कहाँ हो रहे हैं, सिक्योरिटी की क्या खदशात हैं, क्या हालात हैं और क्यों ट्रूप्स की स्पेरेबिलिटी नहीं की जा सकती। इन हालात में जब दहशत गर्दी सर उठा रही हो, जब हमले हो रहे हों, धमाके हो रहे हों, अभी KPK में एक DSP शहीद हुए हैं। अब कोर्ट की तंग नजरी देखें कि वो कहते हैं पंजाब में कुछ नहीं हो रहा। पंजाब में इसका असर आता है, पंजाब का बॉर्डर लगता है KPK के साथ, पंजाब का बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान के साथ। ऐसा ना करें कि पंजाब को आप आइसोलेट कर दें और पंजाब के शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को आप कहें कि जी नहीं यहाँ खैर है। ये सारा लिंक्ड है, ये एक मुल्क है, ये वफाक है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सेक्रेटरी डिफेंस की ब्रीफिंग एक अलग ब्रीफिंग थी जिसमें उन्होंने क्लियर बता दिया कि ट्रूप्स अवेलेबल नहीं हैं इस ड्यूटी के लिए। उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर बज़िद है तो फिर पता नहीं हो। ऐसा देखिए, ऐसा कोई जो एलामिया जारी हुआ है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का नहीं, देखें वो जितना एलामिया जारी उतनी बात है। अभी आपने का मुतालबा किया है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुतालिक बात कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि आपके खिलाफ? देखिए, अल्लाह ताला का फजल चाहिए इस मुल्क में। अगर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर बात करने से कोई जुर्म सरजद होता है तो ये जुर्म एक बार नहीं 1000 बार करने को तैयार हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब से फवाद चौधरी की, वो मैं उससे अक्सर कहता हूँ कि डब्बू एक ही अब्बू, बट वो अब उसने नहीं, मगर फवाद चौधरी ने जो ऑडियो में कहा कि ये तारड़ पे 228 लगाओ, इसका मतलब उसका कुछ जज साहबान से रब्ता है और वो तय कर चुके हैं कि उन्होंने लगानी है। तो फवाद साहब ने जो ऑडियो में बात की है, उसके बाद अगर ये मेरे पे कोई कार्रवाई करेंगे तो इसका मतलब है कि ये फवाद को पहले पता था इस बात का और ये फवाद चौधरी ने मैनेज किया है। फवाद चौधरी के नून लीग में अब भी राब्ते कायम हैं और मैं मना करता हूँ अपने साथियों को कि क्यों राब्ते करते हैं। वो हमेशा उम्मीद को जिंदा रखता है, वो कभी भी डूबती कश्ती में सवार नहीं होता। अभी भी उसकी, और वो बकौल इमरान खान साहब के, वो उनकी मुखबरियाँ भी कहीं करता रहा है। अब ये वो बेहतर जानते हैं, उनका अंदरूनी मामला है, मगर फवाद चौधरी के लिए नून लीग में कोई गुंजाइश नहीं। साहब, अभी आपने इस्तीफे का मुतालबा किया है,
अगर चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा नहीं देते तो क्या आप देखिए फवाद चौधरी साहब कोशिश कर बयानात भी दे रहे हैं, एक तरफ गालियां देते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, दूसरी तरफ बात करने की सदा करते हैं। तो मैं सिर्फ ये फवाद चौधरी को कहूँगा, क्या ये खुला तजाद नहीं? अदालत साहब एक सवाल होता था, अभी आपने इस्तीफे का मुतालबा किया है, अगर चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा नहीं देते और वो फिर दोबारा समाअत करते हैं, क्योंकि पहले भी नून लीग खुदा के इजहार कर चुकी है, लेकिन जब समाअत होती है तो आप बाइकआउट नहीं करते, तो अब क्या हुकूमत उनकी उन 3 जजेस के केसेस की समाअत का बाइकआउट करेगी? देखिए पहली बात तो ये है कि सियासी जमातों ने अदम एतमाद का इजहार किया चीफ जस्टिस और उनके 3 रुकनी बेंच पे। अदम एतमाद का इजहार कैसे किया जाता है? उसकी वजूहात बताई जाती हैं कोर्ट में जाके कि ये 8-10 वजूहात हैं जिसकी बिना पे हम आप पर अदम एतमाद करते हैं। अब उसको बॉयकॉट का रंग तो किसी ने दिया जो दिया, हम तो बात करना चाहते थे, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे वकला खड़े थे और वो खड़े के खड़े रह गए। वहाँ से असद उमर को आवाज़ दी गई, आइए ना, आप उधर क्यों बैठे हैं, आए हमें इकॉनमी पे लेक्चर दें। आपने इकॉनमी बहुत अच्छी तबाह की थी पीटीआई के दौर में, आपको वजारत से भी हटाया गया था, आप कितने अच्छे लग रहे हैं हमें, आए ना, आए बात करें। उनसे ज़बरदस्ती बात करवाई गई, जिसको कोर्ट में खड़ा नहीं मैं होता उनकी जगह, मैं ऐसे कहता बाहर निकालो इसको। इसने सारे वो ख्वाब दिए थे, सुनहरे ख्वाब जो दिखाए थे कौम को मईशत के हवाले से, कि इमरान खान जैसे आदमी ने इसको निकाल दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। कोर्ट ने उसको रोस्टम पे बुला के उससे इकोनॉमी के ऊपर लेक्चर लिया। इसी से आप अंदाजा कर लें कि पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेक होल्डर हैं, जिन्होंने दरखास्तें दी हुई हैं, उनको सुनने को तैयार नहीं है। असद उमर जैसे बेअकल आदमी को रोस्टम पे बुला के उससे लेक्चर ले रहे हैं। तो जिन्होंने लिया है, लोग ये कहते हैं कि उनकी अकल का आप खुद अंदाजा करें। नहीं देखिए, जो हुकूमती इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है और वो खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं हर मौके पे, तो वो हुकूमत के तमाम फैसलों के साथ हैं। और इस बात की यकीन दहानी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बरबला कराई है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी तकसीम है, वो हर मामले में हमारे साथ आपकी जो कबीना के खिलाफ पिटीशन लेके अदालत में जा रही है, आप कह रहे हैं कि अदालत का झुकाव उनकी तरफ है, अगर वो कबीना को नाहिल करती या तहीने अदालत लगा देती है तो फिर क्या होगा? नहीं, कबीना ने नहीं, देखिए कबीना ने क्या तौहीन की है, या कबीना ने क्या ऐसा कदम उठाया कि तौहीन अदालत लग जाएगी? देखिए बिल्कुल ये रेजोल्यूशन पार्लियामेंट का है, तो पार्लियामेंट को कर दें, बुलाएं पूरी पार्लियामेंट को, पार्लियामान के इदारे को बुला लें। पार्लियामान का इदारा भी एक मुकद्दम मोहतरम और एक सुप्रीम इदारा है। हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है। अगर उसने एक रेजोल्यूशन पास की है तो ये आर्टिकल 69 आपने पढ़ा होगा कि वो भी फायर वॉल है। अब पार्लियामान के मामले में भी मुदाखलत नहीं अदालत कर सकती। तो ये रेजोल्यूशन अपनी जगह कायम है, ये काबीना का रेजोल्यूशन नहीं है, ये रेजोल्यूशन पार्लियामान का रेजोल्यूशन है, मुकन्नना का रेजोल्यूशन है। देखिए लोधी साहब, बात सीधी है कि सदर साहब ने अपनी राय का इजहार किया है। आइन सदर को पाबंद करता है कि वो 10 दिनों के बाद बिल को वापस भेजेंगे फॉर रिकंसिडरेशन। उन्होंने लिख दिया कि मैंने पार्लियामान को ये वापस भिजवा दिया। पार्लियामान और हुकूमत उनके उन तहफ़्फ़ुज़ात से इतफाक़ नहीं करते और इंशाअल्लाह इस बिल को जॉइंट सिटिंग में ले किया जाएगा परसों, क्योंकि 10 दिनों बाद इसने ले होना है। तो सदर साहब ने ये बात जब लिख दी कि इसको पार्लियामान दोबारा से इस पर नज़रसानी करे, तो पार्लियामान नज़रसानी कर लेगा और पार्लियामान की दानिश्त में और जो हमारी हुकूमती इत्तेहाद है उसकी दानिश्त में सदर पाकिस्तान ने जितने निकात लिखे हैं उनमें कोई वज़न नहीं है। और क्योंकि उनका वज़न नहीं है इसलिए उनको खातिर में ना लाते हुए इसको पार्लियामान इंशाल्लाह अक्सरियत राय से मंजूर करे। दो क्वेश्चन हो गए हैं जज साहब हो गया कोर्ट में समाअत के दौरान जी। चीफ जस्टिस साहब ने एक सीनियर वकील शेख इकराम साहब के बारे में ये उनको कहा कि क्या आप हमारे सामने दलाइल देना चाहते हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद आपने बाइकआउट किया था लेकिन आप दलाइल आप देना चाहते हैं, तो आपकी रस्सी आपके मुवक्किल ने एक सीनियर वकील के बारे में क्या चीफ जस्टिस साहब इस तरह के जबान इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी रस्सी? शेख अकरम साहब का 50 साल का यानी निस्फ सदी का एक तजर्बा है इन कोर्टों के अंदर।
सीनियर तरीन वकील हैं, हमारे वकील के तौर पे ना सही, एक बाय राइट उनका राइट बनता था कि उनको सुना जाता, मगर तासुर ये है और लोग ये कहते हैं कि तरीके इंसाफ की सहूलतकारी में इंसाफ इतना अंधा हो गया था कि उनको ऐसे वकील भी नजर नहीं आया और लंबा तिरंगा एक शख्स नजर आ गया असद उमर, क्योंकि उसका कद लंबा था तो उसको बुला के उससे ब्रीफिंग ले ली गई। लास्ट क्वेश्चन, अगर लास्ट क्वेश्चन। असम्बलियां तहलील हो जाती हैं, आइन के मुताबिक 90 रोज का टाइम होता है, और इस दफा ये जो 2 सूबों में असम्बलियां तहलील हुई हैं, 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना जरूरी था आइन के मुताबिक। अगर जैसे ये रीत इस दफा बनाई जा रही है कि इलेक्शन जो असम्बलियां तहलील होने के 90 रोज के अंदर नहीं होगा, तो आने वाले वक्त में कोई और भी हुकूमत ऐसे कर सकती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि आइन का खिलवाड़ शुरू हुआ है कि जब तरीके इंसाफ को पंजाब की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने प्लेट में रख के दी 63 की गलत तशरीह करके, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मंसूबा ये था कि मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस साहब अपनी निगरानी में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, सितंबर से पहले पहले कराना चाहते हैं, और इमरान खान की सहूलतकारी करना चाहते हैं। आपने सवाल किया, मैंने बात खोल दी। तो ये 90 दिन वाली शिक तब कहाँ थी जब आप आइन को रीराइट करके एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत कायम कर रहे थे। तो ये 90 दिन की बात तो बाद में आती है, और 90 दिन की बात के साथ आर्टिकल 224 मुतसादिम है। आर्टिकल 224 कहता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट होंगी, और खैबर पख्तूनख्वा पे 90 दिन की शिक नहीं लागू की, सिर्फ पंजाब पे की है, क्योंकि पहले भी एक शख्स ने पंजाब में तरीके इंसाफ की हुकूमत कायम की थी, अब भी वो कायम करना चाहता है, अपने टेन्योर के दौरान करना चाहता है। लास्ट क्वेश्चन। देखिए, वो ऑब्वियसली इस पे काम हो रहा है और वज़ीर आज़म साहब का पूरा फोकस है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हालात भी बेहतर होंगे और आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए जो इक़दाम कर सके वो करेंगे।